अगर होगा तो वो लेक्चर की शुरुआत नहीं हो पाएगी। जस्ट मिनट। चलिए, थैंक यू। जस्ट मिनट। तो नमस्कार। थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अनअकैडमी जुडिशरी है का ये यूट्यूब चैनल है, और थोड़ा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेशन की शुरुआत करेंगे। बात करते हैं अनअकैडमी की। तो अनअकैडमी आप जैसा जानते ही हैं कि ये देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इसके माध्यम से प्रिपरेशन करने वाले बहुत से लोग हैं जिन्होंने सफलता पाई है, और बहुत से लोग हैं जो अब सफलता पाने की कगार पर खड़े हैं और सफलता पाएंगे, ये निश्चित है। कारण क्या है कि यहाँ पर जो गाइडेंस मिलती है आपको, जो निर्देशन मिलता है आपको, वो आपको बेहतरीन होता है और अनुभवी लोगों द्वारा, योग्य लोगों द्वारा दिया जाता है। इसलिए आपको अपनी मंजिल को पाने में बहुत समस्या नहीं होती है। अब समस्या ये है, या ये क्वेश्चन हो सकता है दिमाग में, कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते हैं। तो वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए आपके जरूरी है। उसका चाहे वो एपीओ का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो पीसीएसजे का एग्जामिनेशन हो, और चाहे वो एचजीएस का एग्जामिनेशन हो, सभी एग्जामिनेशन के लिए ये सारे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर। बात करते हैं कि क्लासेस कैसी चलती हैं यहाँ। तो जान लीजिए कि देखिए, अनअकैडमी का एक बस ऐप डाउनलोड करना होगा। अनअकैडमी के दो प्रकार के ऐप होते हैं। एक एजुकेटर ऐप होता है, और एक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप होता है। तो आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और लर्निंग ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें जुडिशियरी, पीसीएसजे, गोल्ड डिसाइड करेंगे, और फिर उसके बाद आपको स्पेशल क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगे। स्पेशल क्लासेस का मतलब ये कि बिना किसी पेमेंट के आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस स्पेशल क्लास के रूप में उपलब्ध होती हैं, और उसकी खासियत ये होती है कि ये सारी क्लासेस इंटरेक्टिव होती हैं। मतलब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और एजुकेटर आपको आंसर बताएगा। जहाँ आपकी ओपिनियन लेनी होती है, एजुकेटर के सारे लर्नर्स के सब होते रहते हैं। क्वेश्चन का अगर डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई क्लास आपकी इसलिए नहीं छूटती कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाता। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि नए नए बैच शुरू होते रहते हैं। तो जो बैच की शुरुआत होती है, वो प्लस के स्टूडेंट ही, मतलब जो सब्सक्रिप्शन लेंगे वही ये बैच को ले पाएंगे। देखिए आप, ये एक बैच है, ये एक बैच है, ये एक बैच है, ये एक बैच है। तो तमाम बैच शुरू होते रहते हैं, और जो प्लस के स्टूडेंट हैं वो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सारे बैच का लाभ आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बैच में आपका एडमिशन होगा, सारे बैच का आप लाभ ले सकते हैं। तो अब ये समस्या है कि फीस कितनी है, ये भी तो जानना जरूरी है। हाँ, तो फीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है कि आप प्लान चाहे कोई भी चुनें, ये आपके डिस्क्रिप्शन पर है कि आप 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ कौन सा प्लान चुनते हैं। कोई भी आप प्लान चुनेंगे तो उसमें इंस्टॉलमेंट में भी फी पेमेंट कर सकते हैं। फी पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। ये सुविधा है यहाँ पर। एटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो सारी सुविधाएं हैं। और चाहे आप कोई भी प्लान लेंगे, अगर ये कोड अगर आप प्रयोग करते हैं, ये RAILIVE, RAILIVE, तो ये जो फी का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, उसमें 10% का डिस्काउंट और हो जाएगा। 10% का डिस्काउंट और हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, एक चीज और जाननी है आपको कि अगर 23 सितंबर से पहले आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो ठीक। अगर उसके बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% फीस जो है इंक्रीज हो जाएगी। यानी जो ये फीस स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो सिर्फ 23 तारीख तक है। उसके बाद 10% इंक्रीज होके ये फीस स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा 10% का। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन के दिमाग में बना रहे हैं प्लान, तो उसको 23 तारीख से पहले यूज कर लिया जाए। और कोड तो आप जानते ही, राय लाइव। अगर इस कोड का प्रयोग किए आप
तो इससे हो जाएगा कि जो ये फीस स्ट्रक्चर है 23 तारीख तक तो इतना ही रहेगा और उसमें भी 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। 23 तारीख के बाद ये हो जाएगा और अगर उसके बाद आप लेते हैं तो फिर 10% का डिस्काउंट इसमें होगा। तो ये है रूल। अनअकैडमी जुडिशियरी का ये यूट्यूब चैनल है, आप जानते ही हैं, और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही हम और आप जुड़े हैं यहाँ पर। ये टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और इसके लिए आपको यूए जुडिशियरी धर्मेंद्र, ये चैनल जो है उसको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना होगा। तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और ज़रूरी होगा तो हम अपना नंबर भी शेयर कर देंगे तो आप बात भी कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। अब हम आते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन चल रहा है। आज नेटवर्क इशू की वजह से हमको लगता है कि लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए चलिए आप लोगों को ही मैं बता देता हूँ। अंकित प्रणाम, ज्योति प्रणाम। तो इसलिए हम लोग जल्दी से इसको करते हैं। अंकित आपका तो हिंदी ही है ना, तो आपको तो हिंदी से प्रॉब्लम होती नहीं। तो चलिए ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन का। ये प्रांग न्याय जिसको कहते हैं रेस जुडिकाटा, ठीक है, रेस जुडिकाटा। हाँ, तो रेस जुडिकाटा के सिद्धांत में से किस पर प्रयोग नहीं होता है? रेस जुडिकाटा का सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता? ऑप्शन है आपके, वाद पर, निष्पादन कार्यवाहियों पर, माध्यस्थम कार्यवाहियों पर, सभी विकल्प सही है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? तो आप लोगों का आंसर है, ठीक है, हाँ, नहीं बेटा धीरज, गलत काहे कर रहे हो भाई? हाँ, गलत सही, गलत सही, 2-3 बार आपके आंसर आए हैं। तो ये जो है माध्यस्थम कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पर प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। बाकी सब पर तो लागू होता ही है, आप सूट पर लागू होगा ही। हाँ, निष्पादन कार्यवाहियों पर भी लागू होता है। ये कहाँ बताया गया है? ये कहाँ बताया गया है? सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन नंबर 7 जो है, एक्सप्लेनेशन नंबर 7 ही यही कहता है ना कि रेस जुडिकाटा का रूल एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पर भी लागू होता है। ठीक है, हाँ, तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा हाँ ममता, ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। अब इसका आंसर दीजिए कि सीआरपीसी के सेक्शन 166 ए के अंतर्गत जब सर्च भारत से बाहर होना हो तो क्रिमिनल कोड क्या जारी करती है? सर्च वारंट जारी करती है कि, अब इसका तो अंग्रेजी मुझे नहीं आ रहा, देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ बच्चों, और बताएं, और बताएं। हो सकता है कि आपके आगे जो आंसर दिए हैं लोग सही हो सकता है सही ना भी हो, तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि जो आगे आंसर दे रहा हो सही ही, सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है। तो ये जो आंसर है वो है बिल्कुल ठीक है, ये आंसर सही है, यानी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, प्रार्थना पत्र जारी होता है, ठीक है ना। हाँ, प्रार्थना पत्र जारी होता है इसमें, और वही चीज होती है कि जब विदेश का वारंट इंडिया में करना होता है तो सेक्शन 166 बी के अंतर्गत सर्च वारंट जारी होता है, अरे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी होता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा
सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब आप देखिए कौन सा सही नहीं है। तो आप जवाब दीजिए। तो इसका जवाब विकास पटेल दे रहे हैं सी। रवि बेटा किस एग्जाम की डेट आप पूछ रहे हैं? अच्छा, उत्तराखंड के नवंबर में होना चाहिए। डेट तो नहीं बताई जा सकती, मंथ में उम्मीद की जा सकती है कि नवंबर में होना चाहिए। तो बागी श्रीवास्तव, नीतू सिंह, अंकित और राज और लोग, इतने ही आंसर से कैसे काम चलेगा? तुक्का ही मारिए भाई। ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्शन, अरे ऑब्जेक्टिव ही तो है, इसमें 4 में से एक पकड़ना है, तो फिर कैसा संकोच। हाँ, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। आप देख लीजिए, जो न्यूसेंस हटाने के लिए कंडीशनर ऑर्डर दिया जाता है वो 133 के अंतर्गत दिया जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अस्तित्व से इनकार किया जाता है तो वहाँ प्रक्रिया जो होती है वो 137 के अंतर्गत अपनाई जाती है, ठीक है। हाँ, लैंड और वाटर से संबंधित यानी भूमि या जल के उपयोग से संबंधित अधिकार है वो 147 में आता है। और लैंड और वाटर के अगर पोजीशन से रिलेटेड जो सूट होता है, पोजीशन है, यहाँ क्या है? उपयोग है, यहाँ क्या है? पोजीशन है, तो ये मामला 145 के अंतर्गत आता है। और ये न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले जो हैं वो सेक्शन 144 के अंतर्गत आते हैं। तो यही गलत है ना, ये गलत है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ 144 होना चाहिए था, 145 नहीं। और 145 में जो है वो लैंड और वाटर के पोजीशन से संबंधित डिस्प्यूट जो होते हैं जिससे पब्लिक पीस को लोक शांति को खतरा होने की संभावना रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, पूर्व न्याय यानी रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को लागू होने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? अब इसका आंसर बताइए जल्दी से कि कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है, ये आपको देखना है। क्या सही नहीं है इसमें से, क्या सही नहीं है? इसमें से आपका ऑप्शन ठीक है। हाँ, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जा रहा है बी, कि विचाराधीन नहीं होना चाहिए। ये गलत है, ये सेक्शन नंबर 10 के लिए होता है, यानी रेस सब जुडिस का जो रूल है उस पर ये रूल लागू होता है कि विचाराधीन होना चाहिए, रेस जुडिकाटा के लिए नहीं। रेस जुडिकाटा के लिए उसको सुना गया हो, अंतिम रूप से निर्णित किया गया हो, ठीक है ना। पक्षकार समान हो, सब्जेक्ट मैटर समान, पार्टी सेम, सब्जेक्ट मैटर सेम, टाइटल सेम, और जो पहली कोर्ट थी उसने सुना था और सुनने के बाद उसको डिसाइड किया था। स्नेह लता वर्मा बी, हाँ बिल्कुल बेटा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए आप। ये है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान कैसे लिया जाता है? सीआरपीसी के सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 498 ए के अंतर्गत जो क्रूएलिटी है उस क्रूएलिटी के ऑफेंस को कैसे कॉग्निजेंस लिया जाता है? बताइए इसका आंसर। मौसम तो आप लोगों के हिसाब से हुआ है, थोड़ा सा हम लोग को लगता है कि नेटवर्क की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, जो कि माता पिता भाई बहन किसी के परिवार पर हो सकता है, तो ये चीज है इसके अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आज का सेशन हम उतना लंबा नहीं करेंगे जितना रोज करते हैं, क्योंकि आप लोग भी झेल जाते होंगे, तो इसलिए छोटा ही रहने देते हैं। आज का सेशन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। सीआरपीसी के सेक्शन 320 के अधीन समझौता का प्रभाव क्या होगा? जो कंपाउंड होता है सेक्शन 320 के अंतर्गत सीआरपीसी में,
उसका इफेक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज होता है कि एक्विटल होता है कि निर्मुक्ति, क्या कहते हैं, रिलीज होता है कि सभी होता है? इसका 1278 का आंसर दीजिए ममता जी। अब अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए विकास। अच्छा, क्या विकास पटेल जी? हाँ। राज, राज, ठीक है। तो इसका जो होता है, इसका होता है एक्विटल, एक्विटल होता है। सेक्शन 320 का क्लास नंबर 8 होना चाहिए। एक्विटल होता है ना, दोष मुक्ति होती है। हाँ ममता जी, ममता ने लिख के डिलीट कर दिया। 278 का बी, हाँ बिल्कुल ठीक है। राज वर्मा। बेटा क्या नाम है आपका? चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। और ये है आपका अगला क्वेश्चन, ये आपका अगला क्वेश्चन। हाँ ममता, बिल्कुल सही। अभियुक्त का बयान शपथ पर लिया जा सकता है, ये बताइए, ये याद है तो बताइए भाई। अभियुक्त का बयान शपथ पर लिया जा सकता है, ये स्टेटमेंट ही सही नहीं है, स्टेटमेंट ही सही नहीं है, या सीआरपीसी के सेक्शन 315 के अंतर्गत, कि सीआरपीसी के सेक्शन 313 के अंतर्गत, कि सीआरपीसी के सेक्शन 391 के अंतर्गत? किया जाएगा कि वह आदर नहीं किया जाएगा। इस मामले में कौन सा अपराध किया है उसने? ए ने बी को 1500 रुपए, क्वेश्चन का नंबर जरूर डालिएगा क्योंकि नेटवर्क इशू है, आपके आंसर हमको लेट मिल सकते हैं, तो आप नंबर जरूर डालिएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ए 1500 रुपए का चेक ख को देता है जिसे वो जानता है कि आदर नहीं किया जाएगा। इस मामले में क ने कौन सा अपराध किया है? बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है, जल्दी बताइए। आज के बाद तो आप जानते ही हैं कि सेशन जो है सैटरडे और संडे को यूट्यूब की क्लास तो रहेगी नहीं, अब मंडे से हम लोग मिलेंगे, तो जल्दी से आंसर दीजिए भाई। और इसी को जो लोग छूट गया है वो सारे जितनी भी सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उनको कर लेंगे। इसका 268 118 का आंसर दीजिए। 118 का सी, बी, देखिए इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, इस बात को समझिए। इसने कोई अपराध नहीं किया भाई। ए 200 रुपए का चेक और 1500 रुपए का चेक ख को देता है जिसका कि आदर नहीं किया जाएगा। इस मामले में अपराध कहां हुआ? क्या वो चीटिंग का ऑफेंस का दोषी है? नहीं, चीटिंग कहां है? और उसका प्रयत्न कहां है? ये प्रयत्न की श्रेणी में नहीं आएगा, ये चीटिंग प्रयत्न की श्रेणी में नहीं आएगा। क्या उसने चीटिंग की? नहीं, चीटिंग भी कंप्लीट नहीं। क्या उसने एबेटमेंट किया है? नहीं, उसने नहीं किया है। तो ये इसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, कोई ऑफेंस ही नहीं बना उसका। न तो चीटिंग का है, न चीटिंग के अटेम्प्ट का है, और न ये एबेटमेंट का है। तो इसमें से कोई ऑफेंस नहीं बना। हाँ बिल्कुल, ए ऑप्शन सही है वो। हाँ, तो सही जवाब अनुराग ने दिया है, ममता ने भी दिया है। और ये है आपका अगला क्वेश्चन। अभियुक्त क ने एक रेलवे स्टेशन पर परिवादी के पास आकर परिवादी की जेब में हाथ डालकर उसका बटुआ निकालने का प्रयत्न किया। बटुआ जेब से ऊपर तक आकर परिवादी के बेल्ट में अटक गया। परिवादी ने क पर आक्रमण किया, क भाग गया और बाद में पकड़ा गया। उसका कौन सा ऑफेंस हुआ वो?
कौन सा ऑफेंस हुआ ये? ठीक है, अनुराग भी ठीक है, ममता भी ठीक है। ममता, अनुराग, वागीश, ज्योति। अच्छा, अनुराग को मैंने देखा है कि एक आंसर एक से अधिक बार दे देते हैं कि कहीं अगर ऊपर निकल जाए तो भी मिस ना हो दिमाग से। बढ़िया टेक्निक है अनुराग। अब ये है कि आज जो है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन इतने कम हैं कि बहुत जल्दी आपका आंसर बहुत भाग नहीं जाएगा। स्नेहलता, विकास पटेल, अनुराग सिंह, धीरज राय। हाँ बिल्कुल, ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट होगा। अटेम्प्ट टू थेफ्ट है ये, क्योंकि वो बेल्ट में फंस गया, यानी वो प्रॉपर्टी मूव नहीं हो पाई, है ना, उसी के पोजीशन में ही रही। जिस पर्सन के पोजीशन में वो था उसके पोजीशन से निकला ही नहीं। और अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन 2 और एक्सप्लेनेशन 3 का भी हवाला लेंगे तो भी वो चीज जिस बाधा की वजह से लगी हुई थी वो बाधा हटी ही नहीं। तो जब बाधा हटी नहीं तो थेफ्ट हुआ नहीं, है ना, मूव हुआ नहीं। तो जब मूव नहीं हुआ तो थेफ्ट नहीं हुआ, तो क्या हुआ? अटेम्प्ट टू थेफ्ट हुआ। ये है आपका अगला क्वेश्चन। और जादू टोना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक प्रयत्न का दृष्टांत? क्रिमिनल अटेम्प्ट कौन सा होगा इसमें से? क्रिमिनल अटेम्प्ट कौन सा होगा इसमें से? इसका आंसर दीजिए। क्रिमिनल अटेम्प्ट कौन सा होगा इसमें से? और जादू टोना द्वारा बॉ को मार डालने का प्रयत्न करता है। कैसे? जादू टोना से। और कुरूटकित करेंसी नोट बनाने के लिए रंग खरीदने मुंबई जाता है। ऑप्शन सी। और बॉ की मृत्यु कारित करने के आशय से बॉ के कमरे में टंगे हुए कोट को बॉ समझकर उस पर गोली चलाता है। और डी, और अपना ही छाता किसी दूसरे को समझकर ले जाता है। ये कौन सा ऑफेंस होगा? इसमें से कौन सा अटेम्प्ट का एग्जाम्पल है? राज वर्मा के बाद धीरज, 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 विकास 89, सी बागीश श्रीवास्तव, डी। अरे बागीश जी कैसा आंसर दे रहे हैं आप? स्नेहलता 89, सी। नीतू सिंह, बी। आनंद, सी। अंकित, सी। इसका सही आंसर सी ही है। बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं, ऑप्शन सी ही है। क्योंकि कमरे में टंगे हुए कोट को गोली चलाना यह अटेम्प्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई डाउट नहीं है कि उसमें अटेम्प्ट है कि नहीं। ये वाला जो है, ये वाला, अब इसमें जो है ना, वहां पे आप यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है अटेम्प्ट। अगर पनिशेबल लिखता तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे कि कौन सा एक्ट पनिशेबल है। तो पनिशेबल तो ये भी हो सकता था अगर डाउट है आपको तो। लेकिन यहां पर आप देखते हैं तो अटेम्प्ट पूछ रहा है ना ये, तो अटेम्प्ट तो यही है। अगर ये होगा भी तो ये प्रिपरेशन होगी, अटेम्प्ट नहीं होगा। क्वेश्चन को, नेचर को देखिएगा कि अगर पूछता है कि इसमें से कौन सा एक्ट पनिशेबल है तो आप बी भी लगा सकते हैं, लेकिन पनिशेबल नहीं है ना, वो अटेम्प्ट पूछ रहा है। तो अटेम्प्ट ये नहीं है और अटेम्प्ट तो यही है। ये है आपका अगला क्वेश्चन कि एक नियोजक अपने कर्मचारियों के वेतन से कतिपय प्रतिशत अंश यह कहकर काट लेता है कि भविष्य निधि के लिए यह उनका अंशदान है, किंतु उस कोष में जमा नहीं करता। जो एम्प्लॉयर है कौन सा ऑफेंस करता है? सैलरी में से कुछ पार्ट काट लेता है और कहता है कि तुम्हारे जो प्रोविडेंट फंड है उस प्रोविडेंट फंड में जाएगा। कौन सा ऑफेंस होता है? अच्छा, मैं ममता का भी देख रहा हूं, लगातार आंसर सही आ रहा है। नीतू ठीक है, सिद्धार्थ भी ठीक है, बागीश भी ठीक है, अंकित भी ठीक है, विकास पटेल भी ठीक है, अनुराग सिंह भी ठीक है, स्नेहलता भी ठीक है, और धीरज हाँ भी ठीक है, ममता ठीक है। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। हाँ धीरज बिल्कुल सही है। ये सेक्शन 405 का जो है वो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पर आधारित है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पर आधारित है और उसमें कहता है कि अगर प्रोविडेंट फंड में पैसे सैलरी हाथ में आने से पहले ही डिडक्ट हो जाते हैं तब भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है। और एक्सप्लेनेशन सेकेंड जो है
जनरल इंश्योरेंस एक्ट की बात करता है ना। इंश्योरेंस एक्ट की बात करता है कि अगर इंश्योरेंस के अंतर्गत भी सैलरी का कुछ पार्ट काट लिया जाता है और उसका मिसयूज होता है तो वो भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। तो एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस के लिए एक्सप्लेनेशन 2। तो यहां एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट पर ये एग्जांपल। अगला, ये कौन सा अपराध है? एक वेश्या जिसे संचारी रोग हो, यह व्यपदेशन करे, यह मिसरिप्रेजेंट करे कि वह सभी रोगों से मुक्त है और किसी पुरुष से मैथुन करती है, वह कौन सा अपराध करती है? ने कौन सा ऑफेंस किया है? बताइए। ऑप्शन ए अननेचुरल ऑफेंस है, ऑप्शन बी हर्ट है, ऑप्शन सी चीटिंग है, ऑप्शन डी मिसचीफ है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? विकास, ममता, अनुराग, स्नेहलता, नीतू, अंकित, बागीश, धीरज, अनुराग, धीरज, आनंद। हाँ बिल्कुल ठीक है, श्योर। अब अच्छा है, ये चीटिंग ही है भाई। चीटिंग की डिफिनीशन आप देख लेंगे ना तो उसी पर एग्जैक्ट ये एग्जांपल है। चीटिंग में कि कोई पर्सन को आप डिसीटफुल तरीके से फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली इंड्यूस करते हैं, क्या करने के लिए? कि वो कोई एक्ट करे जो वो न करता अगर इस प्रकार उसे इंड्यूस न किया गया होता। तो यही है ना कि पैसे देने के लिए या कोई एक्ट करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी देने के लिए, कोई एक्ट करने के लिए इंड्यूस करना, तो ये चीटिंग के अंतर्गत आता है। अगर उसे पहले ही ये बता देती कि मुझे इस प्रकार का रोग है तो वो इस प्रकार का एक्ट कभी ना करता, वो उसने चीटिंग किया। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से व्यपहरण के अपराध के लिए क्या आवश्यक? किडनैपिंग, किडनैपिंग के ऑफेंस के लिए क्या जरूरी नहीं है? ठीक है, क्या जरूरी नहीं है? माइनर होना, उद्देश्य, लीगल संरक्षक की अस्वीकृति और कानूनी अभिभावक के नियंत्रण के परे, अभिभावक के नियंत्रण के परे। अब इसका आंसर दीजिए आप। धीरज का आंसर है, ममता का आंसर है, अंकित का है, धीरज ठीक है, अनुराग, राज, बागीश ठीक है, विकास पटेल, आनंद, स्नेहलता, धीरज। हाँ बिल्कुल सही आप लोग आंसर दे रहे हैं। ये आंसर देखिए, ऑब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं, ऑब्जेक्ट का मतलब इंटेंशन से कुछ लेना देना नहीं होता है। ठीक है ना, ये हिंदी वर्जन जो है बहुत करेक्ट नहीं कह सकते, तो यहाँ इंटेंशन होना चाहिए कि अभियुक्त के इंटेंशन से कोई लेना देना नहीं होता है, माइनर होना चाहिए। और यहाँ भी थोड़ा सा है, कानूनी संरक्षक नहीं होता है, वो लीगल गार्जियन नहीं है। लीगल गार्जियन की यहाँ बात ही नहीं की गई है, लॉफुल गार्जियन की बात की गई है, लॉफुल गार्जियन की बात की गई है। फिर भी इसमें से मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो आपने लोग बी बता रहे हैं वो बिल्कुल भी सही है ना। आना भी यहाँ भी ध्यान रखिएगा, अगर कहीं है आगे कभी क्वेश्चन में कभी ऐसा आ जाए समस्या तो उसको कानूनी संरक्षक नहीं, लीगल गार्जियन की अस्वीकृति की बात नहीं करता है, लॉफुल गार्जियन यानी विधिपूर्ण संरक्षक की बात करता है। लॉफुल गार्जियन और लीगल गार्जियन सेम नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। नौकर हुई लॉफुल गार्जियन हो सकता है लेकिन लीगल गार्जियन नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, ये है आपका अगला क्वेश्चन। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में आईपीसी में कौन से चैप्टर में बताया गया है? कई बार ये चीज आपको जरूरत पड़ती है। मानव शरीर यानी कि ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जो है वो किस चैप्टर में है?
अनुराग, धीरज, अनुराग, धीरज, अंकित, विकास। विकास सही है आंसर आपका। तो ये बताइए विकास जी, क्या आपकी अभी प्रिपरेशन की शुरुआत है क्या? हाँ अनुराग, बिल्कुल ठीक है वो। हाँ, चैप्टर नंबर 16 में है। और चैप्टर नंबर 16 आप जानते हैं सेक्शन 299 से शुरू होता है और 377 तक जाएगा। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, है ना, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध जो है। क्योंकि इसलिए मैंने विकास जी पूछा ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन शुरू में आपने बहुत टफ नहीं थे लेकिन उसका आंसर आपने गलत दिया था, या फिर हो सकता है कि नेटवर्क के इशू की वजह से आपका आंसर मुझे लेट मिला हो तो पिछले क्वेश्चन का रहा हो, ये हो सकता है। और ये है आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन ये है, क को म गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। क इस प्रकोपन से म पर पिस्तौल तान देता है, जिसमें न तो उसका आशय को जो समीपी है किंतु दृष्टि से बाहर है वध करने का, और न यह जानता है कि संभाव्य है कि वह यह का वध कर दे। क यह का वध कर देता है। क कौन से अपराध का दोषी, कौन से ऑफेंस का दोषी है? बताइए इस ऑफेंस को। नहीं दिख रहा, हो सकता है एक बार बाहर जाइए ममता जी, एक बार यूट्यूब से बाहर जाइए फिर से आइए, हो सकता है कि वो सही दिखने लगे, या फिर क्वालिटी हो सकता है कमजोर हो। ठीक, हाँ, तो जितने लोगों ने आंसर दिया है वो आंसर सही है, लेकिन ये है कि जितने लोग मुझे दिख रहे हैं लाइन पर उतने लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। सारे लोगों का आंसर आ नहीं रहा। बिल्कुल ये आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है नेटवर्क इशू। ऑप्शन नंबर बी कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी होगा। कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी होगा, मर्डर के लिए नहीं। अरे पागल लड़कों, यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंतर्गत है ना। ग्रेव एंड सडन माने ए ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन बी को दिया और बी ने उस प्रोवोकेशन और सी को मार दिया, तो कौन सा ऑफेंस बनेगा? ये यही ना बनेगा, कल्पेबल होमिसाइड ही ना होगा, क्योंकि अगर इसको मारता तो क्या होता, कल्पेबल होमिसाइड। तो सेक्शन 301 क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ मैलिस, इसको मारेगा तो कल्पेबल होमिसाइड। हालांकि ये प्रोविजो में स्पष्ट कर दिया गया है ना, ये प्रोविजो में स्पष्ट कर दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि ये और आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज का आप लोगों को थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो चलिए फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे। आज का जो है सेशन यहीं पे ख़त्म होगा। मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।